बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इत्तेहादी जमातों को मनाने की कोशिशें तेज़ की गई हैं, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज इल्ज़ाम आयद किया है कि इलेक्शन में धांधली की तैयारी हो रही है पंजाब में। लग रहा है अब पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं रहेगी। और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए गए हैं कि मुनहरिफ अराकीन को निकाल कर वज़ीर आला के लिए दोबारा वोटिंग करवा लेते हैं। समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सर, आज जो लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुनहरिफ अराकीन को निकाल कर वज़ीर आला के लिए दोबारा वोटिंग करवा लेते हैं, ये एक रिमार्क था, लेकिन सियासी एक क्या बहरान आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में पंजाब में, और हुकूमत वफाक में भी नहीं हैंडल कर पा रही, नून लीग की हुकूमत, और इत्तेहादी भी नाराज़ है, तो किस तरह की हिकमत अमली अपनानी चाहिए इस वक्त हुकूमत को? देखिए, मैं तो एक मौक़िफ़ पे कायम हूँ काफ़ी दिनों से, और वो ये है कि जो सिस्टम का न्यूट्रल होना है वो इमरान खान साहब से ज़्यादा इस मौजूदा तामझाम के लिए मुसीबत है। और ये जो है ये क्राइसिस टू क्राइसिस ये जाएंगे आने वाले दिनों में, और इनसे मामलात नहीं संभलेंगे। और उसकी वजह ये है कि ये इल प्लान्ड एक होता है ना, जज्बाती, बस कर लो फौरन हो जाओ, तड़ करके ये एक सेटअप सा बन गया। और उसके बाद अब खुद अंदाज़ा हो रहा है इस सेटअप में मौजूद शख्सियात को कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। ये जो पिछले चंद दिनों में हो रहा है वाक़यात देख रहे हैं आप। और कराची में मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि कराची में आज जो तमाम दिन हंगामा आराई होती रही है, तो कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कुछ नहीं, काफ़ी इलाके जहां पे 18 से 22 घंटे बिजली बंद रही। ये लोग सड़कों पे जो निकले हैं उनको तो आम जो बाकी पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि आज कराची में लोग क्यों सड़कों पे निकले। 18 से 22 घंटे बिजली बंद रही है। और शहबाज शरीफ साहब ने आज ये फिर एक खुशखबरी भी सुनाई कि अगले महीने इससे ज़्यादा लोड शेडिंग होगी। अब मैं समझने से कासिर हूं कि 22 घंटे से ज़्यादा दिन में कितने घंटे होते हैं जिनमें लोड शेडिंग, मतलब 28 घंटे होगी, 30 घंटे होगी, कितने घंटे होते हैं दिन में? 22 घंटे, और शदीद गर्मी में। तो एक तो ये बात है जो कि मुझे नहीं पता कि इसकी तरफ किसी का ध्यान भी, यानी पुलिस को घेर लिया मुजाहिरीन ने, गोली चली, फिर कोई जख्मी शेलिंग होती रही, तमाम रोज़ कराची के मुख्तलिफ इलाके बंद रहे। और साथ ही जो है वो खबर आई, अच्छी खबर कहा जाए या जिसको जो भी कहा जाए, कि IMF की तरफ से वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि 7वां और 8वां जो उनके दो एक साथ थी, वो इकट्ठी होकर शायद 90 करोड़ की जगह या 1 अरब की जगह वो 2 अरब डॉलर एक साथ आ जाएं। लेकिन अब उसमें एक और लेकिन है, और वो लेकिन ये है कि इसहाक डार साहब तशरीफ ला रहे हैं वापस। मैंने लंदन में इसहाक डार साहब से तो नहीं, लेकिन उनके करीबी हलकों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी 2 या 3 हफ्ते में डार साहब प्लान कर रहे हैं आने का, और वो आके जो है वो वजारत खजाना संभालेंगे। उसके बाद मैंने कुछ IMF के लोगों से बात की, वाशिंगटन, पाकिस्तान में नहीं, वाशिंगटन में। एक दो जो लोग वहाँ समझते हैं या डील करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों, तो उनसे मैंने बात की, क्योंकि मुआहदा, स्टाफ लेवल मुआहदा और वो जो बायलैटरल और बाकी जो वो बाद में होना है, वो बजट मंजूर हो जाएगा, बजट मंजूर होने के बाद वो मुआहदा होगा, मुआहदे के बाद पैसे। अब वहां पर अच्छा, बल्कि बात किस तरह से हुई ये बड़ी, मतलब उनका मैसेज आया हुआ था, किसी का मैसेज आया हुआ था, मैंने कॉल बैक किया, मैंने कहा जी क्या खैरियत? तो उन्होंने कहा कि ये आपके इसहाक डार आ रहे हैं वापस।
फॉर्मर फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने कहा जी आ रहे हैं क्यों, खैरियत? क्योंकि मरियम औरंगजेब साहबा ने भी कहा आज कि जी उनका मुल्क है, वो जब चाहे। शायद खान अब्बासी साहब ने कहा कि उनकी मर्जी है वो आने चाहिए। तो उन्होंने ये कहा, उनका ये कहना था कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं उन्होंने ये बयान दिया है कल, या एक इंटरव्यू दिया है या बयान दिया है कि अगर, कि मुझे इसहाक डार साहब कह रहे थे कि ये जो है ये कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए, और ये तो मैंने, यानी ये जो सब्सिडीज का और बाकी मसला, इसके ऊपर डार साहब की और मिफ्ता इस्माइल साहब की पोजीशन अलग है। अब आईएमएफ वाले ये कह रहे हैं कि भाई ये बताएं हमें कि जिससे हमने कमिटमेंट की है वो फाइनेंस मिनिस्टर कोई और है, और हमें आपके मुल्क से हुकूमती वज़रा भी और वजीर आजम भी और लंदन, हमें ये इतला आ रही है कि ये वजीर खजाना तो बदल जाएगा कुछ दिनों में, जब स्टाफ लेवल मुआहदा होगा या बाकी जब पैसे, तो वो जो वजीर खजाना है उसके बारे में ये वजीर खजाना कह रहे हैं कि जो उनकी तो राय मुख्तलिफ है, मेरी राय मुख्तलिफ है। तो ये क्या चक्कर है? हम इसको आगे बढ़ाएं या अभी फिर रोक दें? फिर आपका कोई वजीर खजाना बदलने वाला है, और ऐसा वजीर खजाना बदलने वाला है जो कह रहा है खुद खुल के कि मेरे नजरियात मुख्तलिफ हैं उनके साथ। तो मेरे पास तो उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने उनसे कहा कि मैं तो इसको, मतलब मुझे नहीं पता कि क्या होता है, आप बहरहाल इसको तो अभी तो पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालें। उन्होंने कहा एक मिनट, नहीं, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर बदलने वाला है, और बदलने वाला है तो वो फाइनेंस मिनिस्टर जो मौजूदा है वो तो कह रहा है कि आने वाले फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशनिंग ही डिफरेंट है इसके ऊपर, और वो तो आवाम पे मुसीबत नहीं डालना चाहता, और वो तो सब्सिडी, और ये तो हम उसके साथ बात करें या इनके साथ बात करें? मैंने कहा जी मैं इस पे अभी मैं कुछ, क्योंकि ये बीच में है मामला, ये मामला दरमियान में, यानी अभी कहते हैं ना वो पार नहीं लगा, ठीक है? तो पार लगने से पहले ही इसमें दरमियान में किसी ने ये एक गड़बड़ा गई कि जी पता नहीं फाइनेंस मिनिस्टर बदल जाएंगे और वो आके चार्ज संभाल लेंगे। भाई या तो तहफ़्फ़ुज़ात हो नहीं भाई, जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो क्या डील की है, क्या बात की है, क्या सिग्नेचर्स की है, क्या वो, अच्छा एनीवे, तो एक तो ये मसला, इसकी वजाहत होना बहुत जरूरी है हुकूमत की तरफ से कि वजीर खजाना अपने जारी रखेंगे या वो मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसीज को ही जारी रखेंगे अगर बदलना है इसहाक डार साहब ने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बयान दिया गालिबन कि वो कुछ और चाहते थे, मैं कुछ और चाहता था, लेकिन बहरहाल हमें फैसले करने पड़े। तीसरा जो मसला है वो ये है कि इत्तेहादी, एक तो विद इन, और जैसे मैंने कहा कि ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए और उनकी सियासत के लिए, क्योंकि वो बहरहाल ये जमात उनकी है, कि उसमें जो है वो उनका स्टेक नहीं है और उनके लिए कोई फौरी तौर पे रिलीफ भी नहीं है। और ये कैसे तय हुआ है ताम झाम, ये तो नवाज शरीफ साहब खुद ही बता सकते हैं क्योंकि उनको ऑन बोर्ड लिया होगा। इतना मैं कह सकता हूं जरूर कि वो इस ताम झाम को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट नहीं कर रहे थे किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पे इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे दिल से। तरदीद कर सकते हैं इस बात की, लेकिन मैं बहरहाल समझता हूं इस बात को कि वो मुकम्मल तौर पे इसको, इस ताम झाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और खासतौर पर इन शराइत पे कि जो लोग छोड़ के आ जाएं। ये समझौता किस कदर अजीब समझौता है कि जो लोग इधर से छोड़ के उधर आ जाए उनको टिकट देना है और उनके लिए कंपेन चलानी, और कंपेन मरीम नवाज साहबा ने चलानी। तो ये तो एक बहुत ही अजीब सी बात है। एक तरह से खरीद, यानी प्रॉपर छांगा मांगा हुआ है ना, प्रॉपर खरीदारी हुई है ना भाई, या तो पैसों से हो गई या वोट पे हो गई कि वोट उनको, और उनके लिए नून के लोग कंपेन चलाएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि इत्तेहादी जो है उनके बयान सामने आ रहे हैं, और वो MQM और उसके बाद असलम भूतानी साहब और ANP शहबाज शरीफ साहब सबको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब से गालिबन वो मान नहीं रहे। तो अब अगले चंद दिनों में जरदारी साहब तशरीफ लाएंगे इस्लामाबाद। अच्छा। और जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे, क्योंकि जरदारी साहब जामिन है ना, ये सारा जो ये जो सेटअप बना है ये जरदारी साहब को आउटसोर्स कर दिया गया था ना। तो जरदारी साहब ने फिर आगे बात की
तो अब मसला ये है कि वो जरदारी साहब, अब जरदारी साहब जो हैं वो तो अब इत्तेहादियों को क्या मनाना है, वो आप जरा तसव्वुर करें कि जरदारी साहब जो हैं वो मुनस इलाही और परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब को नहीं मिला सके आपस में। यानी परवेज इलाही साहब उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके दौर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो, मेरा ख्याल से राजा परवेज अशरफ साहब जब वजीर आजम थे तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनके रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त यानी आप छोड़ दें कि अभी एएनपी किधर है और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात क्या कह रही है सिंध में, और वो छोड़ें, यानी वो परवेज इलाही नहीं कायल हो रहे जरदारी साहब। तो ये क्या मामला है भाई? तो चंद दिनों में जरदारी साहब तशरीफ लाएंगे और वो फिर बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब से। लेकिन वो क्या बात करेंगे, ये एक इशू है, क्योंकि वो तो मामला कुछ हवा में अटका हुआ है ना। गवर्नर सिंध का क्या बना, तो उसका क्या बना, तो उधर क्या हुआ, तो मुआहदे क्या हुए, तो ये क्या हुए, तो बल्दियाती इलेक्शन में आगे पीछे वो मतलब अजीब सा जो है ना वो बस एक आप समझें कि एक खलाई हुकूमत है जो जिसका ये सेटअप है कि जो जिसके स्टीयरिंग व्हील पे कौन है ये किसी को नहीं पता। ये अगले चंद दिनों में शहबाज शरीफ साहब को इस बात का अंदाजा अभी तक तो हो गया है मेरा ख्याल है, लेकिन आने वाले दिनों में मजीद होगा कि उनको इलेक्शंस की तरफ चले जाने चाहिए था। उन्होंने वो जो वक्त था वो मिस कर दिया। और क्या इम्कानात हैं अब डॉक्टर साहब? अब कैसे जाएंगे? अब तो मसला ये है कि इलेक्शन में जाने के लिए जो है वो पहले तो आपको केयरटेकर बनानी पड़ेगी। राजा रियाज के साथ मिलकर बनाएंगे आप। हमारे मोहतरम राजा रियाज साहब जो हैं, परवेज इलाही साहब, सॉरी शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा कि ऐसा है कि राजा रियाज साहब, आज उनसे हुई ना मुलाकात, तो राजा रियाज साहब से भी मुलाकात हुई। ज़ाहिर है अगला टिकट, अगली सीट उन्होंने नून पे लड़नी है, तो उनके कायद हैं शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर के। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो चेयरमैन नैब है आप ही बता दें कौन है। अच्छा। कौन होगा। यानी अब मसला ये है कि मैं आपको ना बता तो आप उधर तक ना, मतलब अजीब मामला है कि वही उधर आएंगे और वो उनके लीडर हैं फ्यूचर के, वही फ्यूचर के लीडर हैं, वो ऑपोजिशन लीडर भी हैं। तो यानी वो तो कहते होंगे ना कि सर, यानी कि नून लीग ही नहीं, नून गड़बड़ है इसमें। मैंने आपसे कहा ना कि एक कोई इखलाकी जवाब भी होता है ना किसी सेटअप का। ये क्या इखलाकी जवाब है मुझे बताएं ना, ये मतलब क्या है? वोट को इज्जत दो और तहरीक और जमहूरियत और इंसानी, क्या है? सिलेक्टेड, मतलब सिलेक्टेड और फलाना और ये और वो, ये क्या है? ठीक है ना, मईशत के ऊपर वो आपस में दो मसाइल खड़े हुए हैं। इत्तेहादी जो है वो, अच्छा इत्तेहादी कह रहे हैं कि जी ये तो 2 सीटों पे ये हाल है, अगर 8-5-7 सीटें होती तो पता नहीं क्या होता, तो ये होता। एक वजारत और मांग ली है बाप पार्टी ने आज, और शुजात साहब ने आज जो है ये, अच्छा वो पंजाब में जी मामला है, वो पता नहीं कल क्या फैसला आता है उसका, हमजा शहबाज साहब का। वो आज अदालत ने कहा कि क्यों ना हम इलेक्शन दोबारा करवा लें, दोबारा करवा लें इलेक्शन। तो इलेक्शन दोबारा हो गए तो फिर मतलब ये अजीब सी एक सूरत हाल है पंजाब। अच्छा पंजाब के मसला फीसद गौरत है, पंजाब की सियासत कुछ नहीं पता क्या है सवाए इसके। मतलब वहाँ एक इजलास असेंबली में होता है, एक वो किसी मेरे ख्याल से शादी हॉल में, मार्की में या कहीं और होता है किसी जगह, होटल में कहीं कहीं, एक अजीब सी वो मसला फीसद। इतना मुझे पता है कि फंसा हुआ है पंजाब में, कुछ ऐसा हो रहा है जो कि जिसका कुछ सर पे कोई दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, वहां पर कुछ सर पैर नहीं है। चौधरी शुजात साहब ने आज जो है वो कहा कि मैं तो परवेज इलाही के साथ खड़ा हूं, और हमारा जो कैंडिडेट है चौधरी शुजात साहब ने कहा, यानी चौधरी शुजात साहब आखिरी जो इतलात थी कल तक की वो ये थी कि चौधरी शुजात साहब जो हैं वो और उनके जो साहबजादे हैं चौधरी सालिक साहब और चौधरी शाफे साहब, वो जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं। लेकिन आज चौधरी शुजात साहब ने कहा, अचानक ऐसा क्या हुआ डॉक्टर साहब? ये अदालत के फैसले के बाद कहीं, ये पता नहीं, अभी उन्होंने वजाहत की है कि हमारे जो वोट है कोई हमें लड़ाने की कोशिश मत करे, हमारा जो कैंडिडेट है पंजाब में वो परवेज इलाही है, वो हमजा शहबाज नहीं है। अच्छा अब यहां पे शहबाज शरीफ साहब, एक तो ये तो दवाइयां बड़ी महंगी हो गई हैं और 2 नंबर दवाइयां भी मिल रही हैं, वरना एक पैनाडोल का डब्बा और खुद भी खानी पड़ती है, वरना मैं शहबाज शरीफ साहब को भिजवाता हूं एक अच्छी तरह पैनाडोल का डब्बा कि ये आप रोज सुबह दोपहर शाम ये आप 2-2 3-3 गोलियां फांकें पैनाडोल की, और जरा फिर उसके बाद जब फांक के जरा सुकून आपको मिल जाए तो फिर हमें बताएं कि आपने किया क्या है, ये क्या है।
चौधरी शुजा साहब कहते हैं कि हम तो परवेज लाई के साथ हैं। अच्छा, साहबजादे उनके वहां बैठे हुए थे, वो क्या था, अबाउट टर्न तो कुछ था आज, टर्न क्या कुछ था, एहसन इकबाल साहब का कुछ था प्लान, उन्होंने अनाउंस किया, मैं उसका नाम भूल गया, कोई टर्न अराउंड, अराउंड टर्न, ऐसे कुछ टर्न करके। अच्छा एनीवे, क्या टर्न अबाउट, टर्न अराउंड पाकिस्तान, सॉरी टर्न अराउंड पाकिस्तान। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी वो जो है वो ये पता नहीं टर्न अराउंड ऐसे पूरा पता नहीं क्या, खुदा जाने, यू टर्न से मुड़ने की बात कर रहे हैं। भाई 2 यू टर्न हो तो 0 हो जाता है। मसला ये ना कि तो ये छोड़ें, वो उनका आइडिया, उनके पहले भी एक आइडिया थे उनके बड़े जबरदस्त, और वो आइडिया देने में कोई नहीं, अब नया कोई आइडिया ना, कोई अच्छा सा कोई अच्छी सी कंपनी ने कोई लोगो वोगो तैयार किया होगा, कोई टर्न अराउंड को बहुत घुमा दो, पता नहीं क्या करो खुदा जाने, और उसका कोई टेक्निकल सेशन है उसमें पता नहीं क्या हो रहा है। चल, लेकिन मसला ये, अच्छा वो ऊपर उधर चल रहा है, नीचे वो कराची के अंदर मार्केटाई हो रही है, और जनाब उधर वो फटा पड़ा हुआ है कि जी पंजाब के अंदर क्या होगा, और एहसन इकबाल साहब चिल कर रहे हैं हमारे भाई सुकून के साथ, टर्न अराउंड पाकिस्तान। और उसमें वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कुछ कह दिया, वो शहबाज शरीफ साहब ने आके कहा कि अभी मेरे पाकिस्तानियों भी तो लोड शेडिंग होगी अगले महीने, क्योंकि LNG के हमने टेंडर नहीं खोले। मतलब अच्छी अच्छी खबरें सुनाते हैं ना, तो लोग कहते हैं यार एक मिनट सर ये क्या है भाई, ये क्या हो रहा है। तो अब इशू ये है कि इसको, लेकिन अब इसको संभाल ले, इसको ले लिए सर पे, इसको मतलब है कि अब इसको करना क्या है आगे। और इलेक्शन कमीशन जो है वो अब मुतनाज़ हो गया है। अभी MKM की मुलाकात हुई है, तो MKM वैसे ही इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो सवालात उठे हुए हैं। इलेक्शन कमिश्नर किसी ऐसी शख्सियत को होना चाहिए था। अब ऐसा हो नहीं सकता कि मुल्क की एक बड़ी अदालत के मुताबिक बड़ी पार्लिमानी जमात एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहे कि आप मुतनाज़ हैं और वो अपनी जगह बैठे रहें। मतलब कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर सब एक्सेप्ट करेंगे तो उस शख्सियत को होना चाहिए ना। अगर मतलब मिसाल के तौर पे अगर मुस्लिम लीग नून कहे, फर्ज करें कि हम इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं मानते, तो असूलन उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और PTI कह के हम मानते हैं नहीं, तो इलेक्शन जो शख्सियत ऐसी रोल पे होती है ना, वो खुद अलग हो जाती है कि यार एक पार्टी मुझे नहीं मान रही, बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून नहीं मान रही, कोई पार्टी को इतराज है। लेकिन यहां मसला ये है कि वो PTI पहले दिन से कह रही है कि ये, और वो कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, मैं रहूंगा अपनी जगह उनको। हालांकि एक बहरहाल ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो चेयरमैन नैब की नहीं थी, कि जो माशाल्लाह जावेद इकबाल साहब, अब जावेद इकबाल साहब को तमाम दुनिया मतलब हाथ पैरों को जोड़ती रही कि आप मतलब मुनासिब नहीं है रहना आपका चेयरमैन नैब के तौर पर, खास तौर पर जो स्कैंडल है वो बैठे रहे आराम से। मतलब यहाँ कोई, मैंने कहा ना कि वो बच्चों चिपक जाए, वो चिपक जाए सीट के साथ। अच्छा, जब से गए हैं तो कहाँ गए हैं खुदा जाने, और वो उसके बाद कुछ नया चेयरमैन नैब भी नहीं आए अभी तक, क्या बना क्या नहीं बना खुदा जाने, वो अपनी जगह। तो ये कंपनी फंस गई है, खुल तो गई है, मगर इसके जो शेयर है ना, ये जो कंपनी, ये जो अरेंजमेंट है, ये शेयर इसके रोज मार्केट में नीचे जा रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब अपनी अथॉरिटी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो उनके गिरफ्त में नहीं है। हाँ, मतलब उनके लगता है कि उनके बिल्कुल जो है ना कंट्रोल में नहीं है ये सूरत हाल। हमजा शहबाज को बनाने नहीं चाहिए था, इसको नहीं बनाना चाहिए था। ये मैसेज ही खराब गया कि जी आप यहाँ पे हैं और आपके बेटे वहां, मतलब मैसेज ही किसी और रहनुमा को देते पंजाब, लेकिन ये है कि ये मैसेज ही अच्छा नहीं गया, ठीक है ना, ये मैसेज ही अच्छा नहीं गया। लेकिन बहरहाल जैसे तैसे हो गया। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, अदालत क्या कल फैसला करती है, दोबारा इलेक्शन होता है नहीं होता, मसला फीसद और था, लेकिन क्राइसिस टू क्राइसिस ये सेटअप जा रहा है रोज। हम तो बात हल्के से करके फिर आगे निकलेंगे। अच्छा, अब ये जो दिन है, ये वो दिन, आप देखें चाइना के अंदर एक फोरम हुआ, फॉरेन ऑफिस ने कह दिया कि जी पाकिस्तान को एक मुल्क ने ब्रिक्स में नहीं बुलवाया। ज़ाहिर इंडिया की तरफ से बात की, तो पाकिस्तान नहीं गया, पाकिस्तान को नहीं बुलवाया गया। देखो ये बड़ी अजीब व गरीब बात है। लेकिन मसला ये कि जब सारी की सारी तवज्जो इस बात पर होगी कि मतलब जो कुछ हो रहा है मुल्क में, तवज्जो सारी यहां होगी, तो फिर खत्ते के मामलात कौन देखेगा? कौन देखेगा कि ब्लॉक्स की सियासत क्या हो रही है दुनिया में? कौन देखेगा कि आपने ऑयल कहां से लेना है? कौन ये देखेगा कि जब सफारतकारी क्या चल रही है? यानी अगर ये सूरत हाल बन जाए आपकी सफारतकारी की जो इस वक्त है, क्योंकि इशू जो है ना वो सिर्फ 2 चीजों का है, एक कुर्सी और एक पैसा। बस कुर्सी हो और पैसा हो, बाकी इज्जत तो आनी जानी चीज है। इज्जत तो आनी जानी, वो तो इज्जत तो कौन पूछता है, बस पैसा हो और कुर्सी हो।
अब मसला यह है कि वो कुर्सी और पैसे पे जो है ना सारा, तो पूरी रियासत के जो मसाइल हैं वो कुछ और हैं, अवाम के मसाइल कुछ और हैं, और यहां पर आप बात करें तो मसाइल कुछ और हैं। मेरे लोगों से पूछें जाके तो ये नहीं, ये जो आपकी जो अशराफिया या बदमाशिया जो भी है, वो सियासतदानों को नहीं कह रहा मैं, हर जगह होते हैं अच्छे लोग भी और बुरे लोग, लेकिन मसला ये है कि वो एक बैठा हुआ है ना ग्रुप, वो ग्रुप किसी मतलब मुल्क को कहीं इधर उधर बेहतरी की तरफ जरा सी कोई चीज जाने लगती है तो वो कहते हैं कि ये एक मिनट रोको जरा, कैसे चले गए इस तरफ। अब जनाब क्या हुआ है कि यानी अगले 2-3 दिन है, अब आप देखेंगे 2-3 दिनों के इवेंट्स देखें आप जरा तेजी के साथ क्या हो रहे हैं। G7 का इजलास खत्म हो गया कल जर्मनी में, और आज से स्पेन मैड्रिड में अगले 3 दिन तक नेटो का इजलास है, नेटो का इजलास, ठीक है। यानी ये जो इजलास था जो कि G7 का था, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बुलाया गया था, इंडोनेशिया के सदर को बुलाया, जो हमने कल भी बात की थी। लेकिन इसकी जो क्लोजर हुआ इसका, वो सिर्फ यूक्रेन और रशिया पे नहीं हुआ, उसमें चाइना को भी अब नेटो के ममालिक जो हैं वो, और इस पे तकसीम है यूरोप के अंदर, इस पे यूरोप में तकसीम है कि क्या चाइना के खिलाफ महाज खोला जाए या ना खोला जाए, लेकिन स्टेटमेंट जो आएगी उसमें चाइना का नाम होगा। यानी नेटो के जो ममालिक हैं वो अब वसी तर कर रहे हैं अपना जो उनका जो दायरा कार था, और उसमें वो रशिया के साथ एक तो ये डिस्कस होगा कि स्वीडन और फिनलैंड को रुकनियत दी जाए कि ना दी जाए, क्योंकि तैयब उर्दगन जो हैं वो मौजूद हैं और उनके 2 एतराज़ात हैं। एक तो एतराज़ उनका ये है कि वहाँ पे फतहुल्लाह गुलन की जो मूवमेंट के लोग बैठे हुए हैं, दूसरा ये कि जो कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको सॉफ्ट है उसके ऊपर स्वीडन और फिनलैंड। लेकिन और अगर वो ये बात करेंगे आगे कि हम इनको, क्योंकि ब्लॉक किया हुआ है ना, उनकी मेंबरशिप ब्लॉक की हुई है, 2 मुल्कों की मेंबरशिप को ब्लॉक किया हुआ है नेटो में, टर्की ने। कोई भी एक मुल्क जो है वो वीटो कर सकता है कि इन मुल्कों को ना लिया जाए, लेकिन वो जवाब में वो फिर चाहेंगे कि F-35 तैयारों के ऊपर से पाबंदी हटाई जाए, क्योंकि उन्होंने S-400 सिस्टम लिया है रशिया से, ठीक है, जिसके बाद उन पर पाबंदी लगी हुई है। अच्छा, अब ये जो इशू है, इस इशू के दरमियान चाइना को इंक्लूड, यानी चाइना अब ये नेटो का कैनवस फैल रहा है। मैंने बताया न्यू ग्लोबल कोल्ड वॉर है ये। पुरानी कोल्ड वॉर तो थी अमेरिका और रशिया, ये बड़ा कैनवस है, क्योंकि इसमें रशिया मुख्तलिफ चाइना इंक्लूड होने जा रहा है नेटो में, ये बात इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए नहीं, चाइना के अगेंस्ट नेटो, इससे पहले नेटो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट था। नेटो हमेशा सोवियत यूनियन के खिलाफ, एक कोल्ड वॉर के बाद नेटो बना ही सोवियत यूनियन के अगेंस्ट था ना। बिल्कुल अब वो नेटो जो है, फिर ये दरमियान में क्वाड आ गया, ऑकस, अब नेटो को अमेरिका ला रहा है चाइना के अगेंस्ट, ठीक है। और नेटो को जो चाइना के अगेंस्ट ला रहा है, तो 4 ऐसे मुल्क हैं जिनको वहां पर खुसूसी दावत दी गई है नेटो की समिट में कि आप तशरीफ लाएं। और 4 मुल्क कौन से हैं? जापान, यानी चाइना ओरिएंटेड, यानी चाइना का इन्फ्लुएंस, जिन पे जो कि एशिया के मुल्क है ना, जो कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये 4 मुल्क ऐसे जो कि इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक के मुल्क हैं, लेकिन ये नेटो की समिट में इनके रहनुमा शरीक होंगे, और जो एलामिया आएगा उसमें चाइना का नाम इंक्लूड होगा। इसके ऊपर प्रेसिडेंट मैक्रोन, अच्छा जब तक तो थी ना वहां पे एंजेला मर्कल, तो एंजेला मर्कल ने तो वो तो चाइना के साथ बहुत उन्होंने कोशिश की कि बिल्कुल ताल्लुकात बैलेंस रखे जाएं यूरोप की, क्योंकि जर्मनी की बहुत ट्रेड है चाइना के साथ। लेकिन ये जो कुछ होने जा रहा है अब, इसके नतीजे में देखें, मैंने आपसे वही बात की ना कि यूक्रेन बहुत जल्दी ठुस हो गया है। यूक्रेन का जो स्टेलमेट होना है, और यूक्रेन की जंग में अगर रूस का पल्ला थोड़ा सा भी भारी है तो इसका मतलब है अमेरिका को एक और शिकस्त हुई है, ये नेटो को शिकस्त हुई है, और नेटो की दास्तान है शिकस्त की। नेटो ने मुझे ये को बता दे कि नेटो ने जंग कौन सी जीती है आज तक? लिबिया, इराक, अफगानिस्तान, तो कौन सी जंग ऐसी है जो नेटो ने जीती है जो यूक्रेन में वो तीर मारेंगे?
वही फ्रस्ट्रेट होकर कुछ नहीं, withdrawal कुछ किया है नहीं, भाड़ डॉक्टर झोंकी है। सवाल तमाम इलाकों मुझे से। बताएं ना, जहां वो निकले बाद में। सर। अब मुसीबत ये है कि लेकिन यहां पर ये कैसे इतनी मिसकैलकुलेशन हुई कि जनाब वो फंस गया यूरोप, और जनाब उनकी एनर्जी क्राइसिस भी आ गया। स्पेन कहता रहा, फ्रांस कहता रहा, बाकी मुल्क कहते रहे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि चलो मिल जाते हैं सारे। अब मुसीबत ये है कि अब इस यहां पे आके मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि CNN, ये 12वीं से, अब ये CNN है, CNN, Biden officials privately doubt that Ukraine can win back all of its territory. ठीक है, यानी यूक्रेन अब जीत नहीं सकता, अपनी जगह वापस नहीं ले सकता। अच्छा, और गार्डियन क्या लिख रहा है? प्यूटिन नीड्स ड्राउन आउट वॉर, द वेस्ट टिमिडली गिव्स हिम वन। चलें, दे दिया उसको। अच्छा, और फिर जो मैंने बात की कि न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि ऑन फ्रंट लाइंस कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स प्रूव कॉस्टली फॉर यूक्रेन। यूक्रेन के आगे जो है वो इतना पैसा भी दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन उनकी जो कम्युनिकेशंस लाइन जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। और नेशनल इंटरेस्ट के अंदर ये बहुत बड़ा मजमून है, अमेरिका इन अ वर्ल्ड ऑफ लिमिट्स। एक लिमिट्स हैं जहाँ तक हमारी ये मजमून अगर किसी ने पढ़ने हो तो आज ये पढ़ें। ये मतलब और न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर पे लिखा है यूरोप हैज एन अमेरिकन प्रॉब्लम। यूरोप का प्रॉब्लम जो है वो अमेरिका, मतलब है कि प्रॉब्लम जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूरोप हैज एन अमेरिकन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम उनका जो 23वीं हमारी खबर है कि अमेरिका प्रॉब्लम है यूरोप के लिए कि भाई हम अमेरिका के साथ जाएं या ना जाएं। उनका प्रॉब्लम जो है वो रशिया कम है, अमेरिका ज़्यादा है। अच्छा, अब ये इस पूरी पिक्चर में टर्की, यानी अब आप ये देखें कि वहां पर नेटो में ये मुल्क अगर शामिल हो, ये कल चाइना के अगेंस्ट वहां पे स्टेटमेंट आती है नेटो की, एक स्ट्रेच हो रहा है। अब यानी अब फिर क्वाड कहां होगा कोई नहीं जानता, इसमें वो ऑकसस कहां होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि ऑकसस तो फिर मर्ज हो जाएगा ना इसके साथ ही। और अगर ये नेटो में एक तरह से शामिल हो जाते हैं ये मुल्क, यानी मेहमान के तौर पे भी जाते हैं, लेकिन उनका एम चाइना ही है। अगर नेटो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है चाइना तक, देखें ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जैसे बात की ना, G7 मीटिंग कंक्लूड्स इट फोकस ऑन चाइना, यानी वो चाइना पर क्लोज किए उन्होंने। और कल जो है वो उसकी बिस्मिल्लाह जो है वही, और साउथ चाइना मॉर्निंग सी ने बड़ी सी बात की है कि चाइना और नेटो एंड हाउ द यूक्रेन वॉर इज स्पिलिंग ओवर इनटू एशिया पैसिफिक। ये वॉर अब जो है चाइना नेटो ये वॉर पे, इंडो पैसिफिक पार्टनर्स आर ज्वाइनिंग द ब्लॉक समिट फर्स्ट टाइम। जो मैंने बात की ना 4 मुल्क, जो कल भी मैं कह रहा हूं कि 4 मुल्कों का वहां जाना ये जाहिर करता है कि ये नेटो यूक्रेन की जंग यहां तक आ रही है आपके इंडो पैसिफिक और एशिया पैसिफिक में। अच्छा, अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात, एक मुल्क ने आज बाकायदा एप्लीकेशन, 2 मुल्कों ने, लेकिन एक मुल्क पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने एप्लीकेशन दे दी है कि हमें ब्रिक्स का बाकायदा मेंबर बना लिया जाए, और ब्रिक्स के तमाम अराकीन उस पर मुत्तफिक हैं। अच्छा, ठीक, यानी ब्रिक्स में जो है वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, एक मुल्क ने कहा है हमें शामिल कर लिया जाए, और 5 मुल्क उसमें मुत्तफिक हैं, और उस मुल्क का नाम है ईरान। अच्छा, ईरान ने कहा है कि हमें ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए, एप्लीकेशन दे दी, जैसे वहां पर स्वीडन और फिनलैंड ने अप्लाई किया हुआ है, यहां पर ईरान ने कहा है कि हमें ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए। और कतर में आज मुज़ाकरा शुरू हो गए अमेरिका और ईरान के न्यूक्लियर जो है वो टॉक शुरू हो गई हैं। बड़ा साइबर अटैक हुआ है ईरान में, और ईरान का कहना यह है कि इसराइल ने किया, उनकी स्टील फर्म पे इसराइल का कहना यह है कि वो जो पिछले हफ्ते वहां पर अटैक हुआ था, साइबर अटैक्स हुए थे, उसका जवाब दिए, तो एक वो सिनेरियो बन रहा है। अच्छा, यहां ये वो ब्रिक्स है जिसमें पाकिस्तान की अदम मौजूदगी के ऊपर सवाल उठाए गए, बिल्कुल ना बुलाने पर ईरान उसका मेंबर बनने जा रहा है। बिल्कुल सर, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, और हमायत कर रहा है रशिया और चाइना। ठीक हो गया, ठीक है, और इंडिया भी जी सही। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि जो मुश्किल फैसले करना थे आप कर चुके हैं। क्या वाकई में जो दावे वो कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वाकई अवाम पे मजीद बोझ नहीं डालने जा रही हुकूमत? पहले तो मुझे ज़रा ये हमारे जो अकाबरीन हैं ये बताएं कि हम नेटो में तो नहीं हैं। हम ब्रिक्स में जाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं कि नहीं? मतलब हम क्या मतलब हमारे अंदर इतना दमखम है कि हम कहें कि हम ब्रिक्स में जाना चाहते हैं, जहां पर आप देखेंगे दुनिया की बड़ी आबादी, बड़ी मैशत, ठीक है, क्या हम ब्रिक्स का हिस्सा बन सकते हैं? या हम सोच भी सकते हैं कि ब्रिक्स में जाएं? अल जजीरा ने, आप देखिए ना, अल जजीरा ने ये न्यूज़ दी अभी थोड़ी देर पहले कि ईरान ने कह दिया कि हम ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। ठीक है, ईरान अप्लाइज टू ज्वाइन ब्रिक्स ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज। ईरान ने अप्लाई कर दिया। पाकिस्तान कर सकता है? सवाल है, सीधा सवाल है कि पाकिस्तान अप्लाई कर सकता है ब्रिक्स में जाने के लिए कि हमें भी शामिल करें? ईरान को कर रहे हैं, हमें हम भी। अर्जेंटाइन ने भी कर दिया है, अर्जेंटाइन ने भी अप्लाई कर दिया ब्रिक्स की मेंबरशिप, और उनको मिल भी जाएगी दोनों को। पाकिस्तान कर सकता है? पाकिस्तान नाराज है कि हमें बुलाया नहीं दावत पे। अप्लाई करें ना, जरा ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करें। जान जाती है वाशिंगटन डीसी से कॉल ना आ जाए। इशू ये है कि इसको बैलेंस कैसे करना है अब, और वो लम्हात आ रहे हैं पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने बैलेंस कैसे करना है अपने आप को। चाइना, अमेरिका, रशिया, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इधर दाएं बाएं, बैलेंस कैसे करना है। और बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर इतराज होगा, अच्छा जी हमें तो नहीं बुलाया। आप कह रहे हैं अच्छा आप हैं किधर, आप हैं पता ही नहीं, आप हैं किसके साथ, कहां पे हैं आप। ये इंडिया पर भी आई हुई है बाय द वे। ये जो हालात हैं ये वहां पर भी हैं इस वक्त कि भाई चाइना के साथ ट्रेड भी हो रही है, वो क्वाड में भी हैं, वो जो है वो लड़ भी रहे हैं, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने तो, यानी पाकिस्तान ने कुछ तो कहीं तो बात करनी है ना जाके कि भाई हम कौन से ब्लॉक में, हम सबके साथ हैं। ये कितनी जबरदस्त बात है, सबके साथ हैं इसलिए कोई हमारे साथ नहीं दे रहा। ये क्या पॉलिसी है भाई? हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल हैं। मतलब अजीब, एक तो ये लफ्ज भी बड़ा अजीब सा हो गया। अच्छा, मतलब पूरी दुनिया की लड़ाई हो रही है, सब लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कहीं ऑयल का क्राइसिस है, कहीं कुछ, हम न्यूट्रल हैं। ठीक है, कोई असला खरीद रहा है, कोई ब्लॉक्स बन रहे हैं, हम न्यूट्रल हैं। अच्छा, एनीवे, अब इशू ये है कि इसी दौरान वो जो G7 का इजलास हो रहा था, तो G7 के इजलास में मैक्रोन ने प्रेसिडेंट बाइडेन के कान में एक सरगोशी की कि जहां पना आप जो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं अगले महीने, और वहां किस लिए जा रहे हैं? वहां इसलिए जा रहे हैं ताकि वहां तेल की पैदावार बढ़ाई जाए। सऊदी अरेबिया तेल की पैदावार बढ़ाए तो, और यूएई बढ़ाए। तो यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मुझे कॉल करके कल कहा है कि हम तो तेल की पैदावार नहीं बढ़ाएंगे। ये रॉयटर्स को कोट कर देते हैं यहां पे, ठीक है, रॉयटर्स को कोट कर देते हैं। यानी वो कहते हैं ना रंग में भंग के, जो पहली न्यूज है कि मैक्रोन टेल्स बाइडेन दैट यूएई सऊदी कैन बियरली रेज ऑयल आउटपुट। मतलब यूएई तो कर ही नहीं सकता। यूएई ने कहा हम तो बहुत ही पहले ही तेल ज्यादा पैदा कर रहे हैं और सऊदी अरेबिया भी थोड़ा सा शायद कर दे, तो रंग में भंग, ठीक है। और ये जो बात है ये यूएई के फरमारवा ने प्रेसिडेंट मैक्रोन से कह दी कि हम खुद नहीं कह, आप तो कह दें जरा बाइडेन को उन्होंने कह दी। अब इशू ये है कि ये बहुत बड़ी खबर है। अगर आज की तारीख में आप देखें, बाज होते हैं ना लम्हा जो लिखे कि नेटो चाइना तक जा रहा है जी, नेटो चाइना तक जा रहा है। ये इतनी बड़ी खबर है इस सेंचुरी की है, इस डिकेड की है कि नेटो की, यानी यूरोप के मुल्क चाइना के बारे में क्या बात करते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने इसके ऊपर जो रिएक्ट किया है चाइना के मीडिया ने, वो जो 21वीं है कि नेटो टू सेट स्टेज फॉर एक्सटेंडिंग इनटू एशिया पैसिफिक फेसेस इंटरनल डिफरेंस। अच्छा, इंटरनल डिफरेंस है उनके, लेकिन नेटो सेट स्टेज फॉर एक्सटेंडिंग इनटू एशिया। ये न्यूज ऑफ द डिकेड कह लें, न्यूज ऑफ द सेंचुरी, मतलब कि नेटो यूरोप फैल रहा है कहां तक? इंडो पैसिफिक तक।
अब इशू यहां पर सारा ये आता है, जो मैं बात पहले कह रहा हूं कि इस पूरी सूरत हाल में, और वो जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा, दोबारा अगर हम देखें उसको, कि चाइना इन नेटो एंड हाउ द यूक्रेन वॉर इज स्पिलिंग ओवर इनटू एशिया पैसिफिक। ये यहां पे हमारे, यानी उधर से ऑयल, उधर जो क्राइसिस है गंदम का, और उधर जो क्राइसिस है ऑयल का यूक्रेन की जंग में, और उसके नतीजे में जो स्पिल ओवर यूरोप में हुआ है और जो मिडिल ईस्ट में हुआ है, वो अभी है एक तरफ है। अब वो जंग फैल के इधर आ रही है। यानी नेटो अगर ऐलान करता है कि नेटो यानी यूरोप, यानी आप ये देख रहे हैं ये है कि उसमें अल्फाज क्या इस्तेमाल होते हैं, कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल होते हैं एलामिये में, और क्या होते हैं नहीं होते, लेकिन बात हो गई है कि चाइना के बारे में। तो ये बड़ा एक आप समझिए कि बड़ा वाकया हो रहा है कि चाइना के अगेंस्ट नेटो आ रहा है। अच्छा, अब ये वो डिसाइसिव मूवमेंट्स हैं, डिसाइसिव मूवमेंट्स। इसमें जो रह गए, सोचते रह गए, वो रह गए कि हम किधर हैं। मतलब हम्बर टोटा पोर्ट में जाना है कि हमने आईएमएफ पे जाना, श्रीलंका है ना, फंसे हुए बीच में, इधर से उधर, उधर से। जो मुल्क कमजोर भी हैं लेकिन जिनके अंदर फैसला करने की कुव्वत मौजूद है, ठीक है, जिनकी क़यादतों में जो मुल्क को डिसीजन ले रहे हैं कि हमने इधर हैं, हम इधर हैं, या हमने बैलेंस करना है तो कैसे करें। टर्की ने बैलेंस किया हुआ है ना अपने आप को, चले उनकी भी जो एक लोकेशन है इसकी वजह से किया हुआ है, लेकिन उन्होंने किया तो हुआ है ना। ईरान के ऊपर कितनी सैंक्शंस लगी, ईरान ने अपने आप को बैलेंस कैसे किया हुआ है। ईरान के जो इब्राहिम रईसी हैं, उनकी मुलाकात हो रही है अगले हफ्ते पुतिन के साथ तुर्कमेनिस्तान में, और उनके कतर में मुज़ाकरात अमेरिका से शुरू हो गए। अच्छा, इशू यह है सारा कि अब इसमें ये यहां पर जो डिसीजंस है ना, फैसले, बैलेंस करना है, इस ब्लॉक में जाना है, उस ब्लॉक में जाना है, कहां पर स्ट्रेटेजिकली कहां पे हैं आप। मतलब ये जो बात है ना, हमें ट्रेड दे दें, हमें, ओ भाई, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है दुनिया में। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी तो उस मुल्क के साथ आपकी ट्रेड होगी। जब यानी हर चीज मुतबादिल मौजूद है ना। मतलब आपने टेक्सटाइल भेजनी है तो टेक्सटाइल आपसे क्यों लेंगे, किसी और मुल्क से ले लेंगे। क्योंकि स्ट्रेटेजिकली जब आप ब्लॉक्स बनते हैं और मामला तय होते हैं, ये क्या था मुझे बताएं ना, कि जब आप अमेरिका के पार्टनर थे कोल्ड वॉर में, और पाकिस्तान में हॉलीवुड की फिल्में आती थी और यहां पे सारा वेस्टर्न ग्लोबलाइजेशन का, तो क्या था, आप एक हिस्सा थे ना, एक ब्लॉक का हिस्सा थे। तो अब आप याद करते हैं कि ये अयूब खान साहब का वहां पे कैसे इस्तकबाल हुआ था अमेरिका में, और ये हुआ था, बड़ा याद दिलाते हैं, वो गोल्डन डेज याद करते हैं। अब ये नहीं बताते कि आप एक ब्लॉक में थे। आप जमाल अब्दुल नासिर होते तो क्या आपका इस्तकबाल होता वहां पे? होता। बिल्कुल सर, जाती मफाद की बात है। नहीं, आप एक ब्लॉक में थे ना सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों की दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।